वेलकम वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 2 दिनों में करंट अफेयर्स आपके पास नहीं आया, लेकिन अब हम तीनों डेट का करंट अफेयर्स पर्टिकुलर देखेंगे। कौन सी चीजें इस पे इंपॉर्टेंट हैं, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उसके बिहाफ पर क्या चीजें हो सकती हैं, उनके बारे में। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उनको भी देखिएगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं करंट, और करंट के साथ में चर्चा कर रहे हैं स्टैटिक के बारे में। करंट का मतलब जितनी भी घटनाएं कहां चालू हुई, वर्तमान में चल रही, साथ में उन घटनाओं के पूरे किसके बारे में, तथ्यात्मक अध्ययन के बारे में पूरी चर्चा होगी। कैसे चल सकता है, कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। आपने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो उनको भी देखिएगा। क्लासेस आपको कहां, इसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन फोर्ब्स एडू के चैनल पे जाइएगा, वहां पर आपको करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां भी आप देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की सीरीज को। चलिए, आज का पहला करंट अफेयर्स। नेशनल वैक्सीनेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16th March in India. Theme of the National Vaccination Day 2024, Vaccine Work for All. एक्चुअल में है क्या, भारत में पर्टिकुलर क्या मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कौन सी चीजें हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो क्या है, भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 की थीम टीके सभी के लिए काम करते हैं। यह आपकी इंपॉर्टेंट क्या बनी, इसके लिए थीम बनी, जिसके तहत यह पूरा का पूरा क्या है, क्वेश्चन बनता है और पूरी चीजें इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ष 2024 के राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2024 का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, वर्ष 2024 का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 16 मार्च का। और इस बार की थीम क्या थी, टीके सभी के लिए काम करते हैं। टीके सभी के लिए काम करते हैं, या इसे जानते हैं वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, वैक्सीनेशन क्या है, क्या क्या चीजें चलती हैं इसमें। इस विषय का तर्क यह है कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित प्रभावी टीकाकरण से बचाया जा सके। क्लियर ना। तो हमने सेलिब्रेट किया, पहले याद रखिएगा, 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। बिल्कुल याद रखेंगे, नेशनल वैक्सीनेशन, या इसी को जाना जाता है किस नाम से, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अब इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे कि टीकाकरण दिवस कब से मनाया जा रहा। तो इतिहास के बारे में बात करें तो यह काफी पुराना है, जिसमें हम क्या करते हैं, नवजात शिशुओं से लेकर वयस्कों तक पूरे वैक्सीन क्या होती हैं, लगाई जाती हैं। वर्ष 1995 से, कब से प्रारंभ हो रहा, वर्ष 1995, इन द ईयर ऑफ 1995 से कंटिन्यू टीके वैक्सीन क्या हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो अगर इतिहास की बात की जाए तो 1995 सबसे ज्यादा फेमस कब से हुआ, जब से कोविड के वैक्सीनेशन और टीकाकरण के लिए पूरे विश्व स्तर पर काफी बड़े योगदान दिए गए, और उसी के बिहाफ पर पूरी तरह से क्या हुआ, टीकाकरण का सिनेरियो चलता रहा। तो वर्ष 1995 से टीकाकरण की क्या है, पूरी प्रवृत्तियां चलती रही। तो इसके इतिहास के बारे में बता देते हैं। टीकाकरण का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, 1995 से। और सबसे पहले सरकार ने पल्स पोलियो टीकाकरण की शुरुआत की। सबसे पहला किसका शुरुआत किया, फर्स्ट इन्होंने पल्स पोलियो वैक्सीनेशन, पल्स पोलियो वैक्सीनेशन का एक्वायर किया, या सबसे पहले प्रारंभ किया, किसके बिहाफ पर, पल्स पोलियो के बिहाफ पर। धीरे धीरे क्या हुआ, इसका विकास होने लगा।
यह दिन WHO ने विश्व पोलियो उन्मूलन के रूप में भी मनाया जाता है। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इसका हर रोग के लिए इसकी उपारंभ किया गया। क्लियर ना? और कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। थीम आपको पता चल गई, शुरुआत हो गई वर्ष 1995 से पोलियो उन्मूलन। बाद में समस्त रोग जैसे खसरा, टीवी, इन सब के लिए भी पर्टिकुलर क्या हुआ, टीकाकरण की शुरुआत की जाने लगी और उसी के बिहाफ पर टीका लगे। तो आपको याद रहेगा हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण कब मनाया गया? 16 मार्च को। और इस साल की थीम क्या है? टीके सभी के लिए काम करते हैं। द थीम ऑफ दैट वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। बिल्कुल याद रहेगा। सर्वप्रथम पल्स पोलियो उन्मूलन के लिए प्रारंभ हुआ और उसी के बिहाफ पर चीजें चली। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स। एन MOU was signed between the Indian Council of Agriculture Research and Common Service Center E-Governance Service India Private Limited on 13th March। क्या हुआ? MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 13 मार्च 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कॉमन सर्विसेज सेंटर ई गवर्नमेंट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। बिल्कुल याद रखेंगे कि कब यह कहानी हुई, किसके किसके बीच में यह पूरा का पूरा संबंध रखा गया। तो किसके बीच? पर्टिकुलर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दो लोगों के बीच में रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। और परिषद और कॉमन सर्विस सेंटर CSC, दोनों के बीच में क्या हुआ? टाई अप हुआ। कॉमन सर्विस सेंटर डॉक्टर US गौतम और वाइस प्रेसिडेंट CSC के MU पर किए गए। उन्होंने कहा कि CSC के 5 लाख से ज्यादा सर्विस सेंटर हैं, जिसके माध्यम से टेली पशु चिकित्सा जैसे प्रोग्राम के साथ साथ प्रोडक्शन, हार्टिकल्चर, होम साइंस, मैकेनाइजेशन, इन सब को पर्टिकुलर किया जाएगा और किसानों को उचित समय तक कीटनाशक छिड़काव इन सबको पहुंचाया जा सकता है। और इसके बिहाफ पर बात हुई। मतलब दोनों के बीच, किसके किसके बीच? भारतीय कृषि अनुसंधान और कॉमन सर्विसेज ने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन लिया। अब देखिए किस किसने लिया है? एग्रीकल्चर कृषि अनुसंधान व CSC ने। किसके लिए? किसानों को उचित समय पर सलाहकार, उचित समय पर सलाह मुहैया कराना। जैसे होता क्या है, आजकल किसानों को बहुत सारी उनकी फसलों को बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण रियल टाइम पे फसल की रोकथाम नहीं हो पाती। उस रोकथाम को बचाने के लिए इन दोनों ने टाई अप रख लिया है। CSC सेंटर की बात की जाती है, हर गांव हर कस्बे में खुले हुए हैं, जहां पर किसान जाते हैं और आसानी से अपना आधार कार्ड बदलवाना या उसमें नाम करेक्शन कराना, जाति प्रमाण पत्र आदि जितने भी डिजिटल ई-साइन के थ्रू डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको ले लेते हैं। तो किसान ये चाहती है कि वहीं पर उनको एग्रीकल्चर की जानकारी मिले और आपको पता है आसानी से टेली सर्विसेज भी चालू की जा सकती हैं और उसी के बिहाफ पर किसानों को समय समय पर पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे उनकी फसल बर्बाद होने से बचेगी। तो किसके किसके बीच टाई अप हुआ है? भारतीय कृषि अनुसंधान, किसके बीच में बेटा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कॉमन सर्विसेज सेंटर CSC ई गवर्नमेंट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। किसके बीच में हुआ? समझौता ज्ञापन दोनों के बीच में। पहला हमने देखा किसके बारे में था बेटा? वो पर्टिकुलर हमारा था वैक्सीनेशन के बारे में। चौथे में बढ़ते हैं आज के। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी रिलीज PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इन कोल सेक्टर ऑन 13th मार्च 2024। प्रहलाद, कोयले को सही समय पर पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 13 मार्च 2024 को PM गति शक्ति कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीय मास्टर प्लान जारी किया। फिर देख सकते हैं
कि केंद्रीय मंत्री, क्या नाम है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, एक व्यापक जीआई आधारित प्लेटफॉर्म है, यह विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाता है ताकि लोग वस्तु एवं सेवाओं के समकालीन सुविधा का ज्ञान मिल सके और औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से क्या है ये फायदा ले सके। क्लियर है। तो पीएम कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कौन सा राष्ट्रीय स्तर पर पीएम गतिशक्ति कोयला क्षेत्र में, किसके लिए है बेटा ये, कोयला क्षेत्र में बढ़ावा के लिए, आसानी से पहुंचा जा सके, तो उसके लिए लॉन्च किया है प्रधानमंत्री गति शक्ति कोयला श्रेणी में राष्ट्रीय प्लान जारी किया है। इसमें क्या होगा, आसानी से विभिन्न मंत्रालयों के जितने भी इनोवेशन प्रोग्राम हैं, जितने भी इनके डायरेक्टली प्रोग्राम चल रहे हैं कोयले को आसानी से पहुंचाने के लिए, उसके बिहाफ पर यह पूरा का पूरा स्टार्टअप चालू किया गया है। किसने चालू किया, केंद्रीय कोयला मंत्री, या पर्टिकुलर इसके बिहाफ पर बने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने। किसने किया है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसको पूरी तरह से क्या किया, स्टार्ट किया, और उसी के बिहाफ पर चीजें इस पे चली हैं। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। तो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी रिलीज द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इन कूल सेक्टर, कब, 13 मार्च को। अगला, द 66th मीटिंग ऑफ द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी was held under the chairmanship of Sri Rajiv Singh Thakur, Additional Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade on 12th March। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी की 67वीं बैठक 12 मार्च 2024 को नई दिल्ली में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। एक्चुअल में है क्या ये, नेटवर्किंग क्षेत्र में बढ़ावा के लिए, फिर से नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 67वीं बैठक 12 मार्च 2024 को नई दिल्ली में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। याद रखिएगा, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 67वीं बैठक, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 67th जो थी आपकी, वो पर्टिकुलर इसमें की गई, जिसमें क्या है, पीएम गतिशक्ति के तहत 56 नेटवर्किंग 6 परियोजनाएं प्रस्ताव में रखी गई। इसका मतलब क्या है, इसमें 6 परियोजना देश के विकास के लिए रखी गई, जिसमें सड़क विकास या रोड विकास के लिए पूरा का पूरा रोड डेवलपमेंट के लिए योजना बनाई गई, जिसके तहत क्या होगा, देश में कैसे विकास हो सकता है, कौन कौन सी चीजें हैं, उसके ऊपर वर्क करेगा। साथ में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इसमें बात की जाएगी। 11.53 लाख या 11.53 लाख करोड़ के साथ 112 हो गई। 5200 करोड़ की बुनियादी ढांचाओं को इस पे दिया गया, जिसमें लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी पर बात की जाएगी। इसमें किस किस पे बात की गई बेटा, लॉजिस्टिक, कनेक्टिविटी तथा डिफरेंट सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए, जितने भी सेक्टर हैं उन सब के विकास के लिए सतत बात की गई है। और जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें टोटल जो है 11.53 लाख करोड़ रुपए, 11.53 लाख करोड़ रुपए के बिहाफ पर पूरी चीजों की क्या है इसमें चर्चा की गई। सबसे बड़ी बात, कैसे ग्रोथ हो सकती है, क्या क्या, तो इन दोनों के बीच, किसके किसके बीच में, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप और उद्योग और संवर्धन डिपार्टमेंट, द chairperson of the Sri Rajiv Singh, it is the additional secretary department for promotion of industries and internal trade। इन दोनों के बीच में देश के सतत विकास के लिए पूरी की पूरी योजना बनाई गई है। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन March 13, 2024 साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विथ आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL for the procurement of 693 armament upgrades of the Infant Combat Vehicle BMP-2 to BMP-2M।
सेना के व्हीकलों को अपग्रेड करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल BMP-2 से BMP-2M के 693 आर्ममेंट अपग्रेड की खरीदी के लिए बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड AVL, क्या फुल फॉर्म है, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मतलब रक्षा क्षेत्रों में, रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए ग्रोथ हुई है। टू डेवलप द डिफेंस सेक्टर, डिफेंस या रक्षा में वृद्धि के लिए यह पूरी की पूरी बात की गई है, जिसमें पर्टिकुलर जो अपग्रेडेड व्हीकल है BMP-2 से BMP-2M में अपग्रेड, मतलब सेफ्टी पर्पस से और ज्यादा किया जाएगा। और ये लिमिटेड किसके साथ टाई अप हुआ है, AVL, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ टाई अप हुआ। इस समय रक्षा मंत्री कौन है, आपको याद रखना है, राजनाथ सिंह। इन्होंने ही हाल ही में डिफेंस के लिए पर्टिकुलर कौन सा चलाया था, डिफेंस के लिए उन्होंने अभी हाल ही में चलाया था अदिति योजना, जो इनोवेशन और जितने भी साइंटिफिक इनके डेवलपमेंट हुए हैं उन सब के लिए योजना चलाई गई। याद रहेगा पूरी तरह से। तो BMP-2 वाहनों को अपग्रेड करने के लिए AVNL से टाई अप हुआ है। किससे हुआ, AVNL। अगला, यूनियन मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा laid the foundation stone of the country's 5th and eastern region first state of the art large scale honey testing laboratory in Ranchi। बहुत बड़ा योगदान है इसमें। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, किसने बेटा, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 14 फरवरी 2024 को रांची में देश की 5वीं और पूर्वी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक बड़ी पैमाने की शहद परीक्षण प्रयोगशाला, क्या हुआ है बेटा, पर्टिकुलर हनी टेस्टिंग लैब कहां एस्टेब्लिश की, या इसे जानते हैं शहद परीक्षण प्रयोगशाला। शहद परीक्षण प्रयोगशाला का इनॉग्रेशन हुआ है। शहद परीक्षण हनी के लिए कहां किया गया, रांची में। किसने किया है बेटा, अर्जुन मुंडा ने। किसने किया, अर्जुन मुंडा। अब है क्या, देश में काफी ज्यादा शहद की डिमांड है, लोगों में काफी ज्यादा बीमारियां, उस बीमारियों से बचाव के लिए मेडिसिन सेक्टर में भी बहुत यूज होता है। कॉपी हनी भी चल रही है, तो उसकी लेबोरेटरी ईस्टर्न रीजन की फर्स्ट और कंट्री की 5th लैब जो एस्टेब्लिश की है, रांची में एस्टेब्लिश की गई। कहां की गई, रांची में एस्टेब्लिश की गई। किसके लिए की गई, फॉर द टेस्टिंग ऑफ द लैब हनी, शहद के परीक्षण के लिए पूरी तरह से इसको क्या किया गया, बनाया गया। किसने किया है, अर्जुन मुंडा ने। बिल्कुल याद रखेंगे इसके बिहाफ पर, काफी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहेगा। अगले करंट अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज द रिपोर्ट ए डिकेड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पनोरमा फॉर आत्मनिर्भर भारत एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी पनोरमा का 1 दशक रिपोर्ट जारी किया। काफी इंपॉर्टेंट बना। किसने जारी किया, क्या चीजें थी, तो याद रखेंगे इसमें कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुरुवार को कहां पर, विज्ञान दिवस के मौके पर, बिल्कुल याद रखेगा, केंद्रीय मंत्री किसने किया है, केंद्रीय मंत्री प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों ने, इन्होंने 1 दशक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन वैज्ञानिक समुदाय के आत्मसम्मान और सशक्तिकरण के लिए जोर दिया गया, जिसमें विज्ञान के पर्टिकुलर इसमें क्या किया गया, विज्ञान के उपलब्धियों को बताया गया। विज्ञान के उपलब्धियों के लिए है ये, अचीवमेंट्स ऑफ साइंस। अब पूरे के पूरे डिकेड में साइंस में कौन कौन सी अचीवमेंट्स हुई, उसके लिए अभियान चलाया गया, जिसमें हम पूरी तरह से देश विदेश के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है, आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात किया गया, जिसमें हमने कौन कौन सी योजना, गगनयान, इसके बाद चंद्रयान, इन सब मिशनों के बारे में भी बात करेंगे, मंगलयान, इन सब मिशन के बारे में इसमें बात की जाएगी। भारत अब निवारक स्वास्थ्य की सेवाओं में कौन कौन सी चीज आई, सेमीकंडक्टर में क्या आया, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी बात आई। मतलब इन्होंने गगनयान, चंद्रयान, साथ में स्वास्थ्य या हेल्थ संबंधी सेक्टर, साथ में इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी अचीवमेंट है उन सबको एक सिस्टमैटिक वे में एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसे पैनोरमा रिपोर्ट के नाम से जाना गया। डिफरेंट सेक्टर्स के भारत के लिए क्या हुआ है, आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी पैनोरमा का 1 दशक रिपोर्ट जारी हुआ है। पैनोरमा का पूरा रिपोर्ट, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजीज, साइंस, इन सब के ऊपर बात करने की सीधी बात इस पर की गई है। क्लियर रहेगा पूरा। अगले कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिलीज किया। अगला, द हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरपर्सन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद ऑन होल्डिंग simultaneously election for an aspiring India present to report the one nation one election on 14th March. आकांक्षी भारत के लिए एक साथ चुनाव कराने पर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बात की गई। एक राष्ट्र एक चुनाव में किसके लिए बात की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने जो भी रिपोर्ट में अपनी पब्लिश किया अभी पूरी तरह से पब्लिक नहीं हुई। और इसी के बाद आपको पता होगा 16 तारीख को लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें अगर एक साथ एक देश में एक चुनाव होगा तो उसमें संसाधनों की कमी आएगी। मतलब बार बार पुलिस फोर्स, प्रोडक्शन फोर्स, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इन सब में कमी आएगी और सरकार का संसाधन भी बचेंगे गवर्नमेंट के, जो दूसरी डेवलपमेंट सेक्टर्स में आएंगे। तो इसके लिए यह प्रोग्राम चलाया गया, वन नेशन वन इलेक्शन। इसने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला, श्री गिरिधर अरमाने, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एंड लेफ्टिनेंट जनरल लुसियानो पोर्टलानो, डिफेंस सेक्रेटरी जनरल ऑफ इटली, को चेयर द 10th इंडिया इटली ज्वाइंट डिफेंस कमेटी। भारत के रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने और इटली के रक्षा महासचिव लेफ्टिनेंट जनरल लुसियानो पोर्टलानो ने 13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 10वीं भारत इटली संयुक्त समिति, कितने नंबर की थी बेटा, 10th नंबर की। किसकी थी, इंडिया एंड इटली। क्या था ये, डिफेंस कमेटी मीटिंग थी। डिफेंस कमेटी मीटिंग दोनों के बीच में हुई, डिफेंस कमेटी मीटिंग दोनों के बीच में की गई। और कौन कौन से लिया, भारत की ओर से गिरिधर अरमाने और इटली की तरफ से लुसियानो पोर्टिलानो। किसने किया, लुसियानो पोर्टिलानो ने, दोनों ने मिलकर ये भारत और इटली के बीच में जो भी रक्षा संबंध है उसको बढ़ाने के लिए किया गया। बिल्कुल याद रखिएगा। कितने नंबर की थी, केवल ये पूछेगा, 10th नंबर की थी। क्लियर ना, 10वें नंबर की। अगला 25T बोलार्ड पुल टक बैरज बेजरिंग वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम MS सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड एट बहरूच, गुजरात। 14 मार्च 2024 को गुजरात के भरूच में मेशर्स सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के 20 फीटी बेलार्ड पुल टक नौका बजरंग का जलावतरण किया गया। यह एक प्रकार की नेवियल एक्सरसाइज, पर्टिकुलर नौसेना को या समुद्रों की निगरानी करने के लिए पर्टिकुलर किया गया, जिसका निर्माण मेमर्स सॉफ्ट शिपयार्ड ने किया और इसका नाम क्या है, बजरंग। बजरंग है क्या, बजरंग वॉज लॉन्च्ड
क्या है ये? 25T बोलार्ड पुल टैग बैरेज है। ये एक प्रकार का क्या है? टैग बैरेज है जो डिफेंस सेक्टर में प्रयोग होता है। कहां से जलावतरण हुआ है? गुजरात में। गुजरात में बनाया किसने है? पर्टिकुलर मेसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड कंपनी ने। किसने बनाया है? मेसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चरिंग की। अगला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी साइन ए $23 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथ द फिनटेक इकोसिस्टम इन इंडिया। भारत सरकार और एडीबी ने 14 मार्च 2024 को भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $23 मिलियन के ऋण। फिनटेक का मतलब क्या है? जितने भी फाइनेंस कंपनी है उनकी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए इंडिया और एडीबी, एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक के नाम से जाना गया। अब एडीबी और भारतीय सरकार दोनों ने मिलकर इसके ऊपर क्या किया है? सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एग्रीमेंट बनाया है। अब इसमें क्या होगा? भारत की जितनी भी फिनटेक कंपनियां हैं, फिनटेक का मतलब क्या हुआ? फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी का मतलब यह हुआ कि भारत में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो लगातार क्या है? फाइनेंस सेक्टर में ग्रोथ कर रही। इसमें सबसे बड़ी कंपनी जो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जा रही है उसमें आपका नाम रहेगा जियोफिन। जियो फाइनेंस कंपनी जो अभी अभी बनी है, इसके सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इसी तरह के एयरटेल पेमेंट बैंक, जितने भी आपके पर्टिकुलर फाइनेंस सेक्टर के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए चीजें थी, उनके सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए पूरी की पूरी बात की गई। कितने मिलियन का? $23 मिलियन का टाई अप किया है दोनों शहरों के बीच में, पर्टिकुलर दोनों के बीच में। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके बीच में ये बनेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी साइन द $23 मिलियन लोन एग्रीमेंट स्ट्रेंथन ऑफ द फिनटेक इकोसिस्टम। किसको बढ़ाया जाएगा? फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए पूरा का पूरा सिनेरियो बना। अगला, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह इनॉग्रेटेड द स्पेशल डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम of the National Investigation Agency through video conferencing on 14th मार्च। गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 14 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। इसमें क्या होगा? सिक्योरिटी पर्पस के लिए पूरा का पूरा डेवलपमेंट ये किया गया है, जिसमें दोनों के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन। मतलब क्या हुआ? हर केस को डिजिटलाइजेशन और उसके बिहाफ पर उसमें सस्टेनेबल ग्रोथ और कैसे उसको बढ़ा सकते हैं उसके लिए पूरी चर्चा की गई। इनॉग्रेशन किसने किया? बिल्कुल याद रखें, अमित शाह ने। कहां किया? एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, सीसीएमएस। क्या है फुल फॉर्म? स्पेशल डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर रहेगा? वेरी गुड। अगला, इंडिया एंड सिंगापुर साइंड एन MOU on the cooperation in the field of law and dispute resolution on 14th मार्च। भारत और सिंगापुर ने 14 मार्च 2024 को विधि एवं विवाद समाधान के 4 क्षेत्रों में सहयोग के साथ समझौता किया। पर्टिकुलर रक्षा क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में, टूरिज्म क्षेत्र में, इन सब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भारत और सिंगापुर के बीच में एक टाई अप हुआ है। पूछा जाएगा ये लॉ किसके विभाग में हुआ है? लॉ एंड डिस्प्यूट, इसके बीच में किया गया। लॉ एंड डिस्प्यूट में मतलब विधि और उसके सहयोग में या समाधान को कैसे निकाला जा सकता है उसके लिए, क्योंकि आपको पता है भारत में न्याय प्रणाली में बहुत सारे केसेस आज भी पेंडिंग है, जिनको सुधार के लिए आज भी वर्क किए जा रहे हैं, लेकिन वो सुधर नहीं रहे हैं। तो उन सब के बिहाफ पर भी ये पूरी की पूरी चर्चा। अगला, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज द डिकेड साइंस कंप्लेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको पता है इन्होंने ही एक दशकी पनोरमा बुक जारी की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विज्ञान का दशक संकल्प जारी किया, जिसमें
एक डिकेड में जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हुई है उन सबको एक साथ दिखाया गया। स्वास्थ्य सेक्टर में हमने कैसे डेवलप किया, हेल्थ सेक्टर में कौन कौन सी चीजें डेवलप हुई, क्या इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ थी, कौन सी चीजें इंप्रूवमेंट पे गई हैं, उसके बिहाफ पर पूरी चीजों के लिए वर्क किया गया। और इसी के सानिध्य में इन्होंने एक पुस्तक जारी की थी, क्या थी, पैनोरमा। उस पुस्तक कौन सी थी, पैनोरमा पुस्तक के बिहाफ पर पूरी चीजें चली थी। पैनोरमा के लिए पूरा का पूरा डेवलपमेंट इन्होंने रखा था। तो बिल्कुल याद रखेंगे, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज ना डिकेड ऑफ साइंस, विज्ञान का दशक जारी किया। अगला श्री ज्ञानेश कुमार एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एज्यूम चार्ज एज इलेक्शन कमीशन इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट। श्री ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने 15 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार। आपको पता होगा इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसमें चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल नंबर 324 क्लियर है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए, ज्ञानेश कुमार। और इन्होंने कहा कि भारत में हर राज्यों में अलग अलग चरणों में इलेक्शन होंगे। कौन से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मुख्यालय कहां, नई दिल्ली में है। और इसने क्या कहा कि हम पूरी तरह पे इस बार चुनाव कराएंगे, जिसमें सीआरपीएफ, एमआईएसएफ, पूरी प्रकार की जितनी भी सैन्य फोर्सेस हैं उनके जवान लगाए जाएंगे नक्सलाइड एरिया में अलग से, और 6 से 7 चरणों में पूरी तरह से इलेक्शन होंगे, जिसमें जून के मंथ में इसके फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसके रिजल्ट आना है। और उसी के बिहाफ पर ये पूरा का पूरा सानी, इसलिए याद रखेंगे चुनाव आयोग कैसी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्था है जिसकी आर्टिकल नंबर 324 324 में पूरी तरह से चर्चा की गई। आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ये। अगला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में The central government approved the e-vehicle policy to promote India as a manufacturing destination for e-vehicles. आपको पता है संसाधन बड़े निश्चित हो चुके हैं, पेट्रोल और डीजल कुछ सालों में समाप्ति के कगार पर है, उससे उबर पाने के लिए हम पर्टिकुलर ई व्हीकल्स बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने भारत को ई वाहनों के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए ई वाहन नीति को स्वीकृति दी। ई वाहन के तहत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जितने भी हैं उनके बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए पूरी की पूरी बात की गई है। ई व्हीकल को बढ़ाने के लिए पूरी की पूरी बात कराई जाएगी, कैसे बढ़ सकता है, कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ई व्हीकल नीति या ई वाहन नीति को स्वीकृति दी गई है। किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ई व्हीकल पॉलिसी टू प्रमोट इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन फॉर ई व्हीकल्स। आपको पता है बाइक आने लगी हैं, बसेस आने लगे, हाइड्रोजन संयंत्र आने लगे, उसके बिहाफ पर इसको रिप्लेस किया जा रहा। अगला कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव launched the financial upgradation scheme on March 15, 2024 to improve the service of 2.5 लाख ग्रामीण डाक सेवा वर्किंग इन द पोस्टल डिपार्टमेंट। आपने देखा होगा डाकघर की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 15 मार्च 2024 को डाक विभाग में कार्यरत 2.56 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा में सुधार के लिए वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किया। एक्चुअल में पोस्टल डे के पोस्टल सर्विस में और ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए जो हमारे मंत्री हैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, यही रेल मंत्री हैं, इन्होंने डाक विभाग में कार्यरत 2.5 लाख जितने भी सेवक हैं उनके वित्तीय उन्नयन के लिए, मतलब जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व के लिए ये पूरा का पूरा वर्क किया गया है। क्लियर रहेगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट। ये थे पूरे करंट अफेयर जो 3 डेज के थे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत और इटली के बीच कितने नंबर का था, 10वें नंबर का। वैक्सीनेशन डे कब मनाया गया, कौन कौन सी चीजें थे इसमें, क्लियर। अब हम चर्चा करेंगे लास्ट। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह inaugurated the newly constructed नौसेना भवन, the headquarter of the first Indian Navy at Delhi Cantonment on 15th March। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 15 मार्च 2024 को दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना के मुख्यालय नौसेना भवन, ये कैसा है, भारतीय नौसेना का दिल्ली कंटोनमेंट में पहला है, तो नौसेना भवन का उद्घाटन किया गया। कहां किया है बेटा, दिल्ली कैंट एरिया में। किसने किया है, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह।
इन्होंने इनॉग्रेट किया? बिल्कुल याद रखिएगा, क्या नाम है? राजनाथ सिंह। यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहां तक बने हैं आपके लिए। एक बार क्विक रिवीजन के साथ अब क्वेश्चन आंसर की बारी है, अब उनकी चर्चा करते हैं। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस में। पहला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप प्रीवियस भी आपको क्या होना चाहिए, पूरी तरह से याद होना चाहिए। पिछले जो भी आपके क्या रहे करंट अफेयर्स रहे, उनमें भी काफी चीजें इस पे क्या है इंपॉर्टेंट रहेंगी। Which ministry announced the certification of jail as Eat Right campus of FSSI? किस मंत्रालय ने जेल को एफएसएसआई द्वारा ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाण दिया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आपको पता होगा कि पर्टिकुलर किसके लिए प्रोसेस किया गया, कौन कौन सी चीजें इस पे जरूरी थी। तो आपको याद रखना है कि जेल में एफएसआई द्वारा ईट टू राइट के लिए, मतलब जेल में कैदियों को डिफरेंट जगह पे अच्छा भोजन मिले, उसके लिए राइट कैंपस जो दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसने बनाया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। किसने बनाया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री ने किया। और हेल्थ मिनिस्टर किसके पास है? मनसुख मांडविया। बिल्कुल याद रखेंगे। अनाउंस द सर्टिफिकेशन ऑफ जेल एज ईट राइट कैंपस बाय एफएसएसआई दैट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंस वेलफेयर। क्लियर? पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, विच कंपनी टॉप द लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल डोनर constituting the 11% of all electoral board according to data by the state bank? बहुत बड़ी कहानी अभी चल रही न्यूज में। भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों के अनुसार सभी चुनावी बॉन्ड में 11% योगदान देने वाले राजनीतिक दानदाताओं की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? एसबीआई ने यह इलेक्ट्रोल जारी किया था और उसी के बिहाफ पर यह चीजें चली थी। कंपनी भारतीय एयरटेल, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदांता, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। तो इसमें जो सबसे टॉप नंबर पे है वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। यह कंपनी जो है सबसे ज्यादा दानदाताओं में टॉप लिस्ट पर 11% है। इसने एसबीआई के इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खरीदा और जितनी भी राजनीतिक दल थे उनको मैक्सिमम डोनेशन इसने प्रोवाइड किया। कौन सी कंपनी है? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस को किया गया। अगला, अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड टॉप आर्म इंपोर्टर ऑफ द पीरियड? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2019 से 23 की अवधि के लिए कौन सा देश दुनिया का सबसे ज्यादा निर्यातक या इंपोर्टर इस पे बना है? क्लियर रखिएगा। कौन सा देश दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक? यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया, रसिया। इसमें इस बीच में सबसे ज्यादा किसने किया बेटा? याद रखिएगा, इंडिया। किसने किया बेटा? इंडिया। भारत सबसे ज्यादा आयातक में बना या वर्ल्ड आर्म इंपोर्टर, सबसे ज्यादा इंपोर्टर कौन बना है? इंडिया। क्लियर रखिएगा। 2019 से 2023 के बीच में यह पूरा सिनेरियो बना। अगला, What is the India's rank on the Global Human Development Index (SDI) as the UNDP United Nation Development Program 2022 में UNDP के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग है? बिल्कुल याद रखिएगा। ये जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट 133, 134, 135, 136, दैट इज 134। कौन सी रैंक में है भारत? जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास सूचकांक में 134वें नंबर पर। कितने नंबर पे है? 134। बिल्कुल याद रखिएगा। और बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। Which organization developed the water quality nowcasting system for environment monitoring along the Indian coastal? भारतीय समुद्र तट पर पर्यावरण निगरानी के लिए किस संगठन ने जल गुणवत्ता नाउकास्टिंग सिस्टम विकसित किया है? मतलब वाटर के कंजर्वेशन और अच्छी क्वालिटी के लिए किस सिस्टम ने इसको डेवलप किया है?
पहला है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये अलग है, इसमें आइनोसिस ने डेवलप किया है। किसने किया? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। किसने डेवलप किया है? ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए बनेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी। एक बार कंसंट्रेट करेंगे। भारतीय समुद्र तट पर पर्यावरण निगरानी के लिए वाटर की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए कौन सा सिस्टम चला? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। दूसरा, यूएनडीपी का नंबर कितना था ह्यूमन डेवलपमेंट में? 134। रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना। स्टेट बैंक ने जिसका फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज थी। किस मंत्रालय ने जेल में फसाई द्वारा राइट टू कैंपस फैमिली वेलफेयर था? और उसके पहले हमने देखा कि नौसेना का पहला जो बना था वो कहां? दिल्ली छावनी में। ग्रामीण डाकों के लिए अश्विनी वैष्णव ने शुरुआत की थी। ई वाहन लीज लॉन्च किया गया व्हीकल्स के लिए। चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ज्ञानेश कुमार जी। इसके बाद पर्टिकुलर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन्होंने विज्ञान दशक योजना लॉन्च की। भारत और सिंगापुर के बीच में विधि एवं विवाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों के बीच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी में सिस्टम लगाया गया, दैट इज स्पेस डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम। भारत सरकार और एडीबी ने 14 मार्च को डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इकोसिस्टम बनाया, जिसमें फिनटेक कंपनियों के लिए ये बजरंग का अनावरण हुआ। गिरधर आर्मानो और इटली के बीच में समझौता। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विज्ञान की उपलब्धियों के लिए मनोरमा नाम के एक दशक की पूरी हिस्टोरिकल बनाई। अर्जुन मुंडा ने शहद के परीक्षण के लिए यह प्रयोगशाला बनाई थी। इसके बाद इन्फैक्टिक बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड के साथ इन्होंने रक्षा क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान किया। ये पूरे आपके करंट अफेयर्स थे। अगर कहीं डाउट्स है तो आप क्या करिएगा, उसको कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा। यहां तक पूरे के पूरे करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। 2 to 3 डेज के कंप्लीट करंट अफेयर्स आपके पास थे। क्लियर? कहीं भी डाउट्स है इनको एक नोट्स में लिखिए, प्रीवियस क्लासेस में देखिएगा। आगे की क्लासेस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सभी के लिए।